में नमी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और सड़क के किनारे जलते बुझते बल्ब हवेली की ऊंची दीवारों पर लरसते साए डाल रहे थे। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई सुन लेगा। मैं बेडशीट हटा चुकी थी। नीचे मैट्रेस पर सुर्ख धब्बे थे, वही धब्बे जो चीख चीख कर किसी भयानक सच्चाई का ऐलान कर रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मैं झुकी और बेड के नीचे झाड़ू फेरने लगी। अचानक एक टिक टिक की आवाज आई। कुछ शीशे के टुकड़े निकले थे। चूड़ियां, नीली और सब्ज रंग की, वही चूड़ियां जो मेरी बहन हमेशा पहना करती थी। मेरा दिमाग साए साए करने लगा। ये वही जगह थी, ये वही कमरा था जहां मेरी बहन को जुल्म का निशाना बनाया गया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर दाखिल हुई। क्या तलाश कर रही हो? वो दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में वहशत थी और लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट। मेरे हाथ में पकड़ी चूड़ियां छूटकर फर्श पर जा गिरी। अब मैं जान चुकी थी कि अगला शिकार कौन था। हम दो बहनें जो गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मेरे लिए ये वक्त हर रोज एक ही जैसा होता था। सुबह सवेरे उठना, किंजा को जगाना, अब्बा के लिए चाय और पराठा बनाना, फिर जल्दी जल्दी काम पर रवाना हो जाना। मगर आज कुछ अलग था। किंजा ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने बिस्तर पर लेटी किंजा को झिंझोड़ा। किंजा, उठो, देर हो रही है, मैडम फिर गुस्सा करेंगी। किंजा ने बेजारी से चेहरा चादर से बाहर निकाला। उसकी आंखें नींद से बोझल थी। तुम चली जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा आज काम पर जाने का। मैंने हैरानी से उसे देखा। वो कभी ऐसे बात नहीं करती थी। किंजा हमेशा चाको चौबंद रहती, मुझसे पहले तैयार होकर खड़ी हो जाती। फिर आज ये सुस्ती और बेरगबती क्यों? मैंने हाथ नरमी से उसके माथे पर रखा। कहीं बुखार तो नहीं? मगर नहीं, उसका जिस्म नॉर्मल था। सिर्फ उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो किसी परेशानी में मुब्तला हो। मुझे फौरन गुस्सा आ गया। किंजा, जानती हो ना, अगर आज छुट्टी हुई तो तनख्वाह कटेगी और अब्बा तो मार मार के हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। ये जुमला काफी था। किंजा फौरन उठकर बैठ गई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वो जानती थी कि अब्बा की मार कितनी बेरहम होती थी। मां की वफात के बाद हमारे सर पर बाप का साया तो था, मगर वो साया नहीं, एक आसेब था जो हर वक्त हमारे वजूद को रौंदता रहता। किंजा खामोशी से बिस्तर से उतरी और सुस्त कदमों से चादर कंधे पर डाली। मैंने एक गहरी सांस ली और किचन की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर चाय के बर्तन से भाप उठ रही थी। मैंने जल्दी से पराठे तवे पर डाले और अब्बा के लिए नाश्ता तैयार किया। अब्बा चबूतरे पर जा बैठे थे, हुक्का पीते हुए, अखबार में सर दिए हुए। उनका रवैया हमेशा की तरह बेहिस था, जैसे हम उनके लिए कोई खास अहमियत न रखते हों। बस दो मशीनें थीं जो कमाती थीं और उनके लिए खर्च लाती थीं। मैं और किंजा नाश्ता जल्दी जल्दी करके उठे और बाहर निकले। रास्ते में किंजा कुछ गुमसुम सी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सा खौफ झलक रहा था जो सुबह बिस्तर पर था। किंजा, तुम ठीक हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, उसने सर हिलाया, मगर उसके लहजे में यकीन नहीं था। क्या तुम्हें कोई परेशानी है, कोई मसला है? मैंने नरमी से उसका हाथ थामा। किंजा एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर उसने सर झटक दिया। नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वो नजरें चुरा गई। मेरे अंदर कुछ खटकने लगा, मगर वक्त नहीं था कि मैं मजीद सवालात करती। हम दोनों जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ बढ़े, जहां एक पुरानी सी बस खड़ी थी। बस में पहले ही काफी रश था। हम दोनों ने बमुश्किल अंदर जगह बनाई। बस के अंदर धक्कम पेल हो रही थी। पसीने और धुएं की मिली जुली बू हर तरफ फैली हुई थी। कंडक्टर जोर जोर से चीख रहा था, आगे हो जाए, पीछे जगह है। हम किसी तरह बस में खड़े हुए। किंजा मुझसे थोड़ा सा पीछे खड़ी थी। मैंने मुड़कर उसे देखा। वो किसी ख्याल में खोई हुई थी। किंजा? हाँ? वो जैसे चौंकी। तुम्हें क्या हुआ है? सच सच बताओ, क्या बात है? मैंने सख्ती से कहा। बस कुछ नहीं। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा, मगर मेरे दिल में एक बेचैनी उतरने लगी। बस ने आखिरकार अपने मुकर्रर स्टॉप पर हमें उतारा। हम दोनों जल्दी से उतरे और एक बड़े शानदार हवेली के गेट के करीब पहुंचे। ये मुस्तफ़ा अहमद की हवेली थी, जहां हम दोनों बहनें काम करती थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दाएं तरफ एक छोटा बागीचा था, जहां सुबह की धूप में कुछ फूल खिले हुए थे। सामने बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर सुनहरी रंग की पॉलिश की गई थी। अंदर दाखिल होते ही वही पुराने मामूलात हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने दुपट्टा सही किया और अंदर बढ़ गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैडम की तेज आवाज आई। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? वक्त की कोई कदर ही नहीं है। मैंने जल्दी से माजरत की। माफ कीजिए, बस थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा, अब जाकर काम पर लगो। मुस्तफ़ा साहब का नाश्ता तैयार करो। और किंजा, तुम ऊपर जाओ, मुस्तफ़ा साहब के कमरे की सफाई करो, कुछ देर में जाग जाएंगे। किंजा ने सर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखती रही।
उसके चलने का अंदाज सुस्त था, जैसे किसी बोझ तले दबी हो। मैडम का गुस्सा और काम का दबाव इतना ज्यादा था कि मैं कुछ सोच न सकी। मैं बावर्ची खाने में चली गई और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। मगर कहीं न कहीं मेरे दिल में वही बेचैनी थी जो सुबह किंजा के रवैयों को देखकर पैदा हुई थी। कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही थी, और शायद जब तक समझती बहुत देर हो चुकी होती। हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी संजीदगी हमारे अतराफ छा गई थी। ये जगह हमारे लिए नई नहीं थी, हम कई सालों से यहाँ काम कर रहे थे, मगर यहाँ के उसूल और जवाबित हमेशा सख्त थे और काम का दबाव कभी कम नहीं होता था। मगर आज का दिन कुछ अलग था। मुस्तफ़ा अहमद की हवेली एक वसी और अरीज इमारत थी, जिसमें कई कमरे, एक बड़ा सैलून, स्विमिंग पूल और महंगे तरीन फर्नीचर से सजी हुई जगह थी। बाहर से किसी महल जैसी लगती थी, मगर इसके अंदर काम करने वालों के लिए ये जगह किसी कैद खाने से कम न थी। मैं और किंजा इस हवेली के मुस्तकिल मुलाजमीन में शामिल थे। हमारी माँ भी बरसों यहाँ काम कर चुकी थी और इनके इंतकाल के बाद हमने ही ये जिम्मेदारी संभाल ली थी। हम जानते थे कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुस्तफ़ा अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनका असर रसूख बहुत ज्यादा था। उनकी बीवी बेगम सारा सख्त मिजाज और बदलिहाज औरत थी, जो जरा सी गलती पर मुलाजिमों की तनख्वाह काट लेने में देर नहीं लगाती थी। मगर उनके दो बेटे शहरियार और ज़ावियार अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो पढ़े लिखे और मुहज़्ज़िब नौजवान थे, जो मुलाजिमीन के साथ इज्जत से पेश आते थे। हमने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो सामने मौजूद चौकीदार ने हमें सरसरी नजर से देखा, जैसे वो हमें 1000 बार देख चुका हो और अब हमारी मौजूदगी उसके लिए कोई मायने ना रखती हो। अंदर दाखिल होते ही मैडम की आवाज सुनाई दी, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? हम फौरन सीधे खड़े हो गए। माफ कीजिएगा मैडम, बस थोड़ी देर हो गई थी, मैंने नजरें झुकाए हुए कहा। मैडम ने सख्त नजरों से हमें घूरा, फिर हाथ में पकड़ी फाइल बंद की और सख्त लहजे में बोली, अच्छा अब फजूल बातें मत करो और काम पर लग जाओ। किंजा तुम ऊपर जाओ, मुस्तफ़ा साहब की कमरे की सफाई करो, कुछ देर में जाग जाएंगे। और किरण तुम किचन में जाकर नाश्ता तैयार करो। शहरियार और ज़ावियार भी किसी भी वक्त जिम से वापस आने वाले होंगे, उनका नाश्ता वक्त पर तैयार होना चाहिए। किंजा ने सर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैंने भी जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। किचन में आते ही मैंने जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। फ्रिज खोला, दूध निकाला, ब्रेड अंडे और दीगर चीजें बाहर रखी। मैंने जल्दी जल्दी मेज पर नाश्ता सजाया और कॉफी बनाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद जैसे ही मैं हाथ धोने के लिए मुड़ी, मुझे एहसास हुआ कि किंजा अब तक नीचे नहीं आई थी। इस वक्त तक वो मुस्तफ़ा अहमद के लिए कॉफी बनाकर नीचे ले आती थी, मगर आज गैर मामूली ताखीर हो रही थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 10 बज चुके थे। आज किंजा को क्या हो गया है, मैंने खुद से कहा। ये सोचकर मैंने किचन के दरवाजे से बाहर झांका। पूरा हॉल सुनसान था। बेगम साहिबा अपने कमरे में थी और उनके बेटे शायद अभी तक जिम से वापस नहीं आए थे। मुझे सीढ़ियों की तरफ देखने में अजीब सा एहसास हुआ। दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर दिमाग कह रहा था कि शायद वो बस थोड़ी देर से फारिग हुई हो। तभी मैडम की आवाज गूंजी, किंजा कहाँ है? मुस्तफ़ा साहब कॉल कर रहे हैं, अभी तक ऊपर क्यों है? मैंने जल्दी से किंजा के बारे में सोचा और धड़कते दिल के साथ खुद को काम में मसरूफ कर लिया। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने शहरियार और ज़ावियार के लिए नाश्ता तैयार कर दिया था और खुद नाश्ते के लिए बैठने ही वाली थी कि किंजा तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो हाँप रही थी, उसकी सांस बेतरतीब थी, जैसे वो कहीं से भाग कर आई हो। उसके चेहरे पर अजीब खौफ था, आंखों में एक अनजाना सा दर्द, जैसे कोई भयानक ख्वाब देख कर जागी हो। किंजा क्या हुआ है? मैंने घबरा कर पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस तेजी से दुपट्टा ठीक करती हुई सीधा किचन की तरफ चली गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी। किंजा कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? किंजा ने नजरें चुराई और जल्दी जल्दी कॉफी बनाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किंजा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने सख्ती से कहा। मगर उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अहमद थे। किंजा कहाँ है? 5 मिनट में नाश्ता ऊपर लेकर आए, वरना मैं बेगम साहिबा से कहकर तुम दोनों की तनख्वाह काट दूंगा। मैं अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि फोन बंद हो गया। गुस्से से मैंने किंजा की तरफ देखा। क्या मसला है तुम्हारा? तुम जानती हो कि अगर नौकरी गई तो हमारा क्या हाल होगा? बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किंजा ने खामोशी से नाश्ता ट्रे में रखा और तेज तेज कदमों से ऊपर चली गई। मैं वहीं खड़ी हैरान रह गई। दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर मेरे अंदर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। किंजा के चेहरे का खौफ, उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और उसका बार बार मुझसे नजरें चुराना, ये सब कुछ मेरे दिमाग में सवालात छोड़ रहा था। क्या मुस्तफ़ा अहमद ने उसके साथ कुछ गलत किया या किंजा ने अपनी मर्जी से
कोई ऐसा फैसला किया जो उसे अब डरा रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे मुसलसल खबरदार कर रही थी, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई सिरा नहीं था जिसे पकड़कर मैं इस मामले को समझ सकती। किंजा कुछ छुपा रही थी और मैं ये जानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो क्या था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि अगले चंद दिनों में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हवेली के अंदर हमेशा की तरह एक बेहिस खामोशी छाई हुई थी। सुबह के वक्त यहाँ की फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। काम की जल्दबाजी, मैडम की कड़कदार आवाजें, मुस्तफ़ा अहमद की सख्ती और शहरियार और जावियार की हल्की फुल्की गुफ्तगू। मगर मेरे लिए हर रोज बस काम और जिम्मेदारियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। मैंने सुबह ही नाश्ता बनाकर बेगम साहिबा और उनके बेटों को खिलाया था। उनका मामूल ये था कि जिम से वापस आकर वो अपनी माँ के साथ नाश्ता करते थे और तब तक मैं बावर्ची खाने की सफाई कर चुकी होती थी। किंजा की जिम्मेदारी अलग थी। वो सुबह होते ही मुस्तफ़ा अहमद के कमरे में चली जाती, उनके कपड़े प्रेस करती, जूते साफ करती, उनकी पसंद की ब्लैक कॉफ़ी बनाती और उनके दफ्तर जाने से पहले उनके तमाम ज़रूरी काम निपटाती। मगर आज का दिन मुख्तलिफ था। किंजा ने आज सुबह मुझसे कहा था कि मैं साहब के कपड़े इस्त्री कर दूं, वो किचन में काम कर लेगी। ये मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि वो कभी भी अपना काम बदलने की ख्वाहिश नहीं करती थी। उसकी हमेशा यही कोशिश होती कि मैं किचन में रहूं और वो ऊपर जाए। मगर आज उसने उल्टा मुझसे इल्तिजा की थी कि वो ऊपर नहीं जाना चाहती। मुझे उसकी आंखों में बेहद खौफ महसूस हुआ था, जैसे वो किसी चीज से छुपना चाहती हो, जैसे कोई भयानक ख्वाब हकीकत बनकर उसके सामने आ गया हो। मैंने उस वक्त ज्यादा सवालात नहीं किए थे, मगर अब जबकि वो काफी देर से वापस नहीं आई थी तो मेरे दिल में खटक सी होने लगी थी। मैंने किचन के काम खत्म किए और नाश्ता करने के लिए बैठी, मगर बार बार मेरी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। ये वक्त मामूल से ज्यादा हो चुका था। किंजा अब तक नीचे नहीं आई थी। पूरे घर में एक गैर मामूली खामोशी थी। बेगम साहब आज किसी सेमिनार में जा रही थी। शहरियार और जावियार यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे और मुस्तफ़ा अहमद कुछ देर में दफ्तर जाने वाले थे। मैंने एक बार फिर घड़ी देखी, 12 बजने को थे। किंजा को तो कॉफी बनाकर नीचे आ जाना चाहिए था, मगर वो अब तक ऊपर ही थी। कि आज उसे क्या हो गया है? मैंने खुद कलामी की। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर देखूं कि किंजा कहाँ है। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी, अचानक ऊपर से दौड़ती हुई किंजा नीचे आई। मुझे उसकी हालत देखकर एक झटका लगा। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। उसके होंठ खुश्क थे और आंखें खौफ से फैली हुई थी। किंजा, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने परेशानी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। किंजा ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और किचन में भागकर अंदर चली गई, जैसे किसी से छुपना चाहती हो। किंजा, बोलो ना, हुआ क्या है? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा माथे पर खींच लिया और सर झुकाए हुए कॉफी बनाने लगी। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी, जैसे उसे कुछ खौफजदा कर रहा हो। उसी लम्हे इंटरकॉम बजा। मैंने लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अहमद की सख्त आवाज थी। किंजा कहाँ है? 5 मिनट में मेरा नाश्ता लेकर वो ऊपर आए, वरना मैं मैडम से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। मैं कुछ कह ही नहीं पाई थी कि फोन बंद हो चुका था। किंजा ने बिना कुछ कहे जल्दी से ट्रे तैयार की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मेरे अंदर शदीद बेचैनी थी। किंजा की हालत देखकर मेरे दिल में शदीद बेचैनी पैदा हो गई थी। क्या मुस्तफ़ा अहमद ने कुछ किया था, या किंजा ने कोई ऐसी बात सुन ली थी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी, या शायद कोई और हकीकत थी जिसे मैं भी समझने से कासिर थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और फैसला किया कि जैसे ही किंजा नीचे आएगी, मैं उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज खुलने वाला था जो हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर मेरे अंदर की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हाथ काम कर रहे थे, मगर दिमाग किसी और जगह था। आखिर किंजा इतनी देर से ऊपर क्या कर रही थी? क्या मुस्तफ़ा अहमद ने उसके साथ कुछ गलत किया? मेरे जहन में बार बार भयानक ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं खुद को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं गलत सोच रही हूं। मगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो किंजा की आंखों में नजर आने वाला खौफ था। वो खौफ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और शायद मैंने अगर बर वक्त कुछ ना किया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। किंजा जब वापस आई तो उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसके कपड़े सलीके से थे, मगर उसका चेहरा सर्द था। वो बहुत खामोश थी, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही हो। किंजा,
मैंने आहिस्ता से पुकारा। वो नजरें झुकाए खड़ी रही। मुझे सच बताओ, क्या हुआ था ऊपर? कुछ नहीं किरण, बस कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे साफ नजर आ रहा है कि कुछ न कुछ हुआ है, मैंने जोर देकर कहा। मगर किंजा ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने बस सर झुकाया, अपने दुपट्टे को मजबूती से थामे रखा और आहिस्ता आहिस्ता काम में मसरूफ हो गई। मेरे दिल में किसी अनहोनी का एहसास जाग रहा था। मैं जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा था, मगर ये नहीं जानती थी कि यह हकीकत इतनी भयानक होगी कि मेरा पूरा वजूद हिला कर रख देगी। सुबह की हलचल खत्म हो चुकी थी। बेगम साहिबा सेमिनार के लिए रवाना हो गई थी। शहरयार और जावियार यूनिवर्सिटी जा चुके थे और मुस्तफ़ा अहमद कुछ देर में दफ्तर जाने वाले थे। पूरे घर में सुकून था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। किंजा को ऊपर गए काफी देर हो चुकी थी और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। यह गैर मामूली बात थी। हमेशा वो साहब के नाश्ता बनाने के बाद नीचे आ जाती थी, मगर आज कुछ अजीब था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ज्यादा सोच रही हूं, मगर फिर भी दिल में बेचैनी सी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज चुके थे। मैंने चाय का कप उठाया और नरमी से होंठों से लगाया, मगर मेरी तवज्जो बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। कुछ देर और गुजरी और आखिरकार किंजा तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। उसका चेहरा इतना जर्द था जैसे खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ से फैली हुई थीं और उसका सांस तेज तेज चल रहा था। उसने दुपट्टा अपने माथे तक खींच रखा था और उसके हाथ लरस रहे थे। मुझे एकदम धचका लगा। किंजा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने परेशानी से पूछा। किंजा ने नजरें उठाई और एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू तैर रहे हों, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई और कॉफी बनाने में मसरूफ हो गई। मैं उसके पीछे गई। क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो खामोश रही। कुछ तो बोलो किंजा। मैंने उसका कंधा पकड़कर झिंझोड़ा, मगर वो बदस्तूर चुप रही। उसी लम्हे किचन में रखा इंटरकॉम बजा। मैंने लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अहमद की सख्त आवाज थी। किंजा कहाँ है? 5 मिनट में मेरा नाश्ता ऊपर लाए, वरना मैं मैडम से तुम दोनों की शिकायत करूंगा कि तुम दोनों काम पर ध्यान नहीं देती। मैं कुछ कह ही नहीं सकी थी कि फोन बंद हो चुका था। किंजा ने जल्दी जल्दी कॉफी उंडेली, टोस्ट प्लेट में रखा और बगैर कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। मैंने अपना चेहरा पानी से धोया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे किंजा की खामोशी खा रही थी। क्या मुस्तफ़ा अहमद ने उसके साथ कुछ किया था, या किंजा ने कोई ऐसी चीज देख ली थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, या फिर कोई और राज था जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं, मगर जब वो नीचे आई तो मैंने एक खौफनाक चीज देखी। किंजा की गर्दन पर गहरे नीलगू निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। किंजा, ये क्या है? मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने फौरन दुपट्टा ठीक किया और नजरें चुरा ली। कुछ नहीं किरण, बस थोड़ी सी चोट लगी है, झूठ मत बोलो। मैंने उसकी कलाई पकड़कर सख्ती से कहा। किंजा, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था ऊपर? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, किरण, कुछ मत पूछो, बस मत पूछो। मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। किंजा, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं खुद ऊपर जाकर देखूंगी, मैंने धमकी दी। मगर उसी लम्हे दरवाजे पर शब्बीर आ गया। किरण, बेगम साहिबा कह रही हैं कि आज दोपहर के खाने का खास एहतमाम करना है। कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें बाजार जाकर खुद सामान लेना होगा। मेरे अंदर बेचैनी भड़क रही थी, मगर मैं मजबूर थी। मैंने आखिरी बार किंजा की तरफ देखा, मगर वो बस खामोश खड़ी रही। बाजार में मेरा जहन परेशान रहा। शबीर मेरे साथ था और वो हस्बे मामूल किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। किरण, जल्दी करो, बेगम साहिबा को सामान वक्त पर चाहिए। मैंने सर हिलाया, मगर दिल किंजा के पास था। क्या हुआ है तुम्हें? शब्बीर ने एकदम पूछा। कुछ नहीं, बस जहन उलझा हुआ है। किंजा की वजह से? शब्बीर ने संजीदगी से कहा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? शब्बीर ने गहरी सांस ली। कुछ दिनों से मैं किंजा को बहुत बदला बदला महसूस कर रहा था। वो हमेशा चुप चुप रहती थी, आज उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। मेरे अंदर मजीद खौफ बढ़ गया। किरण, मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशानी हो रही है, मगर अगर वाकई कुछ गलत हो रहा है तो हमें कुछ करना होगा। मैंने सर झटक दिया। पहले मुझे हकीकत जाननी होगी। जैसे ही हम सामान लेकर वापस पहुंचे, मैंने वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरे हाथ से सब कुछ गिर गया। किंजा जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी सांसें रुकी हुई थी। मेरे हलक से चीख निकली। मैं दौड़ती हुई उसके पास गई, मगर जैसे ही मैं झुकने लगी, लेडी कांस्टेबल ने मुझे रोक लिया। पीछे हटो। पूरे घर में पुलिस मौजूद थी और मुस्तफ़ा अहमद जख्मी हालत में बैठे थे।
ये क्या हुआ? मैंने रोते हुए पूछा। डकैती हुई थी, एक मुलाजिम बोला। चोर आए, चौकीदार को बांध दिया, किंजा पर तशद्दुद किया और इसे मार दिया। मेरी दुनिया घूम गई। नहीं, ये झूठ है। किंजा को कोई चोर नहीं मार सकता, ये किसी और का काम है। बीबी, हमें तहकीकात करनी होगी, लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा। मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुकने लगा हो। मेरे सामने किंजा की लाश पड़ी थी, मगर मुझे पता था कि ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक। और मुझे सच जानना था, किसी भी कीमत पर। मेरे हाथ लरज रहे थे और दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं जमीन पर बैठकर सर पकड़ चुकी थी, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद दुख इतना शदीद था कि रोने की सकत भी खत्म हो चुकी थी। मेरे सामने किंजा की बेजान लाश पड़ी थी और लेडी पुलिस अफसर ने उसके जिस्म पर सफेद चादर डाल दी थी। मेरे कानों में लोगों की आवाजें घूम रही थी, जैसे सब कुछ धुंधला हो चुका हो। मुस्तफा अहमद एक तरफ जख्मी हालत में बैठे थे, चेहरे पर मसनूई परेशानी थी, और बाकी मुलाजिमीन हक्का बक्का खड़े थे। ये सब चोरों ने किया, एक मुलाजिम घबरा कर कह रहा था। उन्होंने चौकीदार को बांध दिया और घर में घुसकर लूट मार की। किंजा ने शायद उन्हें देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने इसे मार दिया। मैंने सर उठाया और मुस्तफा अहमद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गम के बजाय एक अजीब किस्म की खामोशी थी, जैसे वो खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये झूठ है। मेरी आवाज में लर्जिश थी, मगर अल्फाज मजबूत थे। ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेडी पुलिस अफसर ने सख्ती से मेरी तरफ देखा। बीबी, आपके पास कोई सबूत है? अगर नहीं तो खामोश रहें, पुलिस अपना काम कर रही है। सबूत? मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास बस अपनी बहन की खाली आंखें थीं, जो मुझे मरने से पहले कुछ कहना चाहती थी, मगर कह न सकी। मेरा दिल चाहा कि मुस्तफा अहमद के चेहरे पर पड़े उस नकली दुख को चाक कर दूं, उनकी हकीकत सबके सामने ले आऊं, मगर कैसे? वो एक ताकतवर आदमी थे, दौलत और असर रसूख से भरपूर। उनके खिलाफ कोई बात करना अपनी तबाही को दावत देना था। मेरे हाथ मिट्टी में दब गए और मैं खामोश हो गई। कुछ देर के बाद बेगम साहिबा घर पहुंच गई। उनके चेहरे पर सदमा था, मगर आंखों में वही रिवायती सर्द महरी। उन्होंने एक नजर किंजा की लाश पर डाली और फिर मेरी तरफ आई। किरण, बहुत अफसोस हुआ। उनकी आवाज में हमदर्दी कम और जबरदस्ती का तासुर ज्यादा था। यह बहुत भयानक वाकया है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस को कहूंगी कि वो मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़े। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हमदर्दी के नकाब के पीछे क्या था? बेगम साहिबा, ये कोई आम डकैती नहीं थी, मैंने दबे लफ्जों में कहा। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। बेगम साहिबा के होंठ सख्ती से भींच गए। किरण, तुम अभी सदमे में हो, ऐसी बातें मत करो जिनका कोई सबूत ना हो। अगर मुझे सबूत मिल गया तो? मैंने चैलेंज किया। वो लम्हा भर को खामोश हुई, फिर ठंडी सांस ली। पुलिस तहकीकात कर रही है, देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। हमने तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त किया है, ताकि तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो सके। 2 लाख रुपए? मेरी बहन की जान की कीमत? मेरे हलक में जैसे कांटे हो गए। बेगम साहिबा कुछ और कहने के बाद वापस अंदर चली गई और मैं वहीं जमीन पर बैठी रही। किंजा की तदफीन अगले दिन कर दी गई। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद हमारे हवाले किया गया। मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं बस दूर खड़ी आंसू बहाती रही, जबकि अब्बा रोते हुए लोगों को अपने गम में शरीक करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मालूम था कि वो अंदर से खुश हैं। उन्हें किंजा से ज्यादा उन पैसों की फिक्र थी जो उन्हें उसकी मौत के बदले मिले थे। बेटा, अब जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। एक रिश्तेदार ने मुझे नसीहत दी। हाँ, सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है, एक और ने तसल्ली दी, मगर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे मालूम था कि यह खुदा की मर्जी नहीं थी, ये जुल्म था जो किसी ताकतवर इंसान ने किया था, और मैं उसका पर्दाफाश करना चाहती थी। 10 दिन के बाद मैं दोबारा काम पर वापस गई। घर में अब एक शेफ रख लिया गया था और 2 नए मुलाजिम भी काम पर आ गए थे। मैंने महसूस किया कि कुछ बदला बदला सा था। मुस्तफा अहमद ज्यादातर बेगम साहिबा के साथ रहने लगे थे और उनका गुस्सा पहले से ज्यादा शदीद हो चुका था। मगर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि मुस्तफा साहब के कमरे की सफाई करूं। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजी, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मैं स्टडी रूम की सफाई कर रही थी जब मेरी नजर किताबों के बीच में दबे एक हैंडीकैम पर पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये शहरयार साहब का था। वो अक्सर जिम में अपनी तस्वीरें बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे, मगर ये यहाँ क्यों था? मैंने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसे ऑन किया। जैसे ही वीडियोस खुली, मेरी दुनिया अंधेर हो गई। स्क्रीन पर किंजा की तस्वीर थी। वो तस्वीर
जो सबूत थी कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। मेरा दिमाग साए साए करने लगा। ये सब कुछ मुस्तफ़ा अहमद ने किया था। ये डकैती नहीं थी, ये एक वहशियाना जुर्म था। मेरे हाथ लरजने लगे, मगर मैंने जल्दी से वो कैमरा छुपा लिया। अब मेरे पास सबूत था। अब मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलवा सकती थी। मैं मुस्तफ़ा अहमद के बेडरूम की सफाई करने गई तो एक और खौफनाक हकीकत मेरे सामने आ गई। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी ने कुछ दिनों तक खिड़कियां ना खोली हों। मैंने बेडशीट हटाई और सोचा कि कवर भी बदल दूं। जैसे ही मैंने कवर हटाया, मैट्रेस पर गहरे धब्बे देखकर मेरा दिल रुक सा गया। ये वाज़ेह सबूत था कि किंजा को इसी कमरे में जुल्म का निशाना बनाया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने जल्दी से उनकी तस्वीर हैंडीकैम में रिकॉर्ड कर ली। फिर मैंने झुककर बेड के नीचे की झाड़ू निकाली तो कुछ टूटी हुई चूड़ियां निकल आई। ये किंजा की चूड़ियां थी। मुझे सब कुछ समझ आ गया। यहां मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, मैं सब जान चुकी थी। मैंने वो चूड़ियां उठाकर जैसे ही शॉपर में डाली, दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुस्तफ़ा अहमद अंदर दाखिल हो चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं तन्हा थी और मैं जानती थी कि अगर उन्होंने जान लिया कि मैंने ये सब कुछ देख लिया है तो वो मुझे भी खत्म कर देंगे। मेरी उंगलियां शॉपर के किनारे को सख्ती से थामे रहीं और मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये खेल खत्म करके रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। मेरे हाथ अभी भी लरज रहे थे। मैंने जल्दी से वो चूड़ियां अपनी जेब में छुपा ली, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुस्तफ़ा अहमद बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे। उनकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। उनकी आंखों में वही सख्ती और गुरूर था जो हमेशा मुझे परेशान करता था, मगर आज उसमें कुछ और भी था। शायद बेचैनी या गुस्सा। क्या कर रही हो यहां? उनकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, बस सफाई कर रही थी। बेगम साहिबा ने कहा था कि आपका कमरा साफ कर दूं। उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी हर हरकत का जायजा ले रहे हों। मैंने फौरन झाड़ू दोबारा फर्श पर रखी और कचरे का एक खाली शॉपर उठाकर दिखाने लगी। ये चीजें बाहर फेंकनी थी। अच्छा, उन्होंने सर झुकाकर गौर से मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए। तुम बहुत चालाक हो गई हो किरण। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज नॉर्मल रहे। मतलब ये कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है। तुम्हें किस चीज का डर है? वो चंद कदम करीब आए। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो मेरे और करीब आ गए। तुम्हें क्या लगता है किरण? उनके होठों पर एक जहर खुंद मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगता है कि तुम कोई राज खोज निकालोगी और फिर कुछ कर लोगी? मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे कुछ नहीं लगता साहब, मैं बस अपना काम कर रही हूं, मैंने मध्यम आवाज में कहा। झूठ बोलना सीख लिया है तुमने? वो मेरे मजीद करीब आए। अब हमारे दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया था। देखो किरण, जो कुछ हुआ वो हो चुका। तुम्हारी बहन की किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत बेहतर बना सकता हूं। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। क्या मतलब? वो मेरे कान के करीब झुककर बोले, जो तुमने देखा, जो तुम्हें मालूम हो चुका है, वो सब भूल जाओ। मैं तुम्हें अपनी बीवी बना सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरा दिमाग सुन हो गया। बीवी? मैंने बेयकीनी से उन्हें देखा। हाँ, उन्होंने सर हिलाया। तुम अगर ये सब भूल जाओ और सबूत खत्म कर दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और साथ ही अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। सोचो किरण, तुम्हें जिंदगी में ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी हो। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने नरम लहजे में कहा। गरीबों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो या रईसों की तरह? मैं साकत खड़ी थी। ये वो मौका था जिसमें मैं अपनी जिंदगी बदल सकती थी। मैं हमेशा गुर्बत में जीती आई थी, हमेशा दूसरों के अहकामात पर सर झुकाती रही थी। मुस्तफ़ा अहमद अगर मुझसे निकाह कर लेते तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो सकता था, लेकिन क्या मैं वाकई ये कर सकती थी? मेरी बहन के साथ जो जुल्म हुआ था, मैं उसे कैसे भूल सकती थी? मेरे अंदर जंग चल रही थी। मुस्तफ़ा अहमद ने महसूस कर लिया था कि मैं कश्मकश में हूं, इसीलिए वो मेरे मजीद करीब आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। यही वक्त है किरण, फैसला कर लो। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें कई राज दफन थे, जिनमें खून था, गुनाह थे और इक़्तिदार की हवस थी। मेरी सांस रुकने लगी। फिर जाने क्या हुआ, मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, उन्होंने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मेरा हाथ दबाया। बहुत अच्छा फैसला किया किरण, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद मुस्तफ़ा अहमद ने एक दूसरे बंगले में मुझे ले जाकर निकाह कर लिया। न कोई बड़ी तकरीब, न कोई धूमधाम, बस निकाह खां, 2 गवाह और वो। अब तुम मेरी बीवी हो। निकाह के बाद उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। और अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मगर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था। क्या मैंने वाकई सही फैसला किया था? मुस्तफ़ा अहमद मुझे अपने साथ लेकर एक उजाड़ इलाके में पहुंचे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सामने एक झोंपड़ी नुमा मकान था। ये क्या है? मैंने चौंक कर पूछा। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मैं घबराकर उनके पीछे गई, लेकिन जो मंजर वहां देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां न कोई कीमती चीज थी, न कोई आसाइश। एक पुराना सा बिस्तर, एक बोसीदा कुर्सी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। ये क्या जगह है? मैंने कांपते हुए पूछा। मुस्तफ़ा अहमद ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। बीवी को सबसे पहले सब्र करना सीखना चाहिए। मेरी आवाज लरजने लगी। मेरी बीवी को पता लग गया था। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, उसने मुझे बिजनेस से निकाल दिया। मैं सब कुछ खो चुका हूं किरण, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। क्या? हाँ। वो कुर्सी पर झुक गए। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा खेल था? उन्होंने मुझे लालच दिया था, दौलत और ताकत का वादा किया था, मगर अब मेरे सामने एक खाली झोंपड़ी थी। रात हुई तो वो मेरे करीब आए। किरण, उन्होंने आहिस्ता से कहा, यह हमारी शादी की पहली रात है। तुम्हें अपने शौहर को खुश करना चाहिए। मुझे उनकी आंखों में कुछ अजीब लगा। फिर अचानक उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर बांध दिए। ये क्या कर रहे हैं? मैंने चीखने की कोशिश की। वही जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ था। मेरा दिल दहल गया। अब तुम्हें भी उसके पास पहुंचना होगा। मैंने जोर जोर से चीखने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा, मगर अगले ही लम्हे बाहर शोर हुआ। फिर दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर घुस आई। शहरयार और शब्बीर के साथ पुलिस अंदर आ गई थी। पकड़ लो इसे, शहरयार ने गुस्से से कहा। मुस्तफ़ा अहमद हैरान रह गए। ये तुम क्या कर रहे हो शहरयार? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम जैसे इंसान को बाप कहते हुए शर्म आती है। शहरयार ने पुलिस की तरफ देखा। ले जाओ इसे। पुलिस ने मुस्तफ़ा अहमद को घसीट कर बाहर ले जाना शुरू किया। वो चीख रहे थे, किरण, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं रोती हुई जमीन पर गिर गई। मेरी जान बच चुकी थी। मैंने शब्बीर की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ थामा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा किरण। और पहली बार मैंने सच में किसी बात पर यकीन किया। पुलिस ने मुस्तफ़ा अहमद को हथकड़ियां पहना दी थी और वो तड़पते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में वहशत और गुस्सा था, जैसे वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे। मैं जमीन पर बैठी हाँप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा जिस्म लरस रहा था। शहरयार गुस्से से अपने बाप की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर नागवारी और नफरत साफ नजर आ रही थी, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका बाप इतना घिनौना शख्स निकलेगा। तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे जेल भेज दोगे? मुस्तफ़ा अहमद चीख रहे थे। मैं बाहर आकर तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा किरण। उनकी आंखें गुस्से से अंगारों की तरह दहक रही थी। लेडी पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर उन्हें झटके से पकड़ा। चलो, बहुत बकवास हो चुकी। तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हें बचा लेगी शहरयार? ये भी वैसी ही है जैसी इसकी बहन थी, लालची। मुस्तफ़ा अहमद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मगर पुलिस ने उन्हें खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर मेरा हलक जैसे खुश्क हो चुका था। शब्बीर ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। किरण, तुम अब महफूज हो। रात के वक्त जब सब कुछ थोड़ा पुरसुकून हुआ तो मैं शहरयार के बंगले में थी। वो और बेगम साहिबा मेरे सामने बैठे थे, जबकि शब्बीर भी करीब खड़ा था। बेगम साहिबा का चेहरा सपाट था। किरण, मैंने तुम्हें हमेशा एक आम मुलाजमा समझा था, मगर तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो किसी आम लड़की के बस की बात नहीं। मैं खामोश रही। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लम्हा भर को रुकी, जैसे अल्फाज चुन रही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें इंसाफ मिल गया और तुम्हारी बहन के कातिल को सजा भी मिलेगी। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम बेगम साहिबा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रकम देकर कहीं और भेज सकती हूँ, ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। उनकी आवाज में हल्की सी सख्ती थी, जैसे वो मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं। मैंने एक नजर शहरयार की तरफ देखा, जो संजीदगी से मुझे देख रहे थे, फिर शब्बीर की तरफ, जो किसी गहरी सोच में था। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि किरण यहां रहे, शहरयार ने आहिस्ते से कहा। बेगम साहिबा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। यहां रहे? हाँ, शहरयार ने पुरएतमाद लहजे में कहा। यह बेघर हो चुकी है, इसके पास और कोई ठिकाना नहीं। अगर ये चाहे तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। बेगम साहिबा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाया। ठीक है,
मगर ये फैसला किरण पर छोड़ते हैं। किरण, तुम क्या चाहती हो? मैंने गहरी सांस ली और शब्बीर की तरफ देखा। शब्बीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो मगर रुक गया हो। अगले चंद दिन मेरे लिए किसी ख्वाब से कम न थे। मुस्तफ़ा अहमद को अदालत में पेश किया गया और शब्बीर के दिए गए बयानात और मेरे पास मौजूद सबूतों की बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा मजबूत होता चला गया। अदालत में शहरयार ने भी अपने वालिद के खिलाफ गवाही दी। वो लम्हा मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। एक बेटा जो अपने बाप के गुनाहों को छुपाने के बजाय सच का साथ दे रहा था। मैं ये कबूल नहीं कर सकता कि मेरे वालिद ने यह सब कुछ किया। शहरयार का लहजा सख्त था, मगर हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि कानून अपना काम करे और इंसाफ किया जाए। ये एक तारीखी लम्हा था। अदालत में मुस्तफ़ा अहमद ने एक बार फिर मुझे धमकी दी, किरण, अगर मैं जेल से बाहर आया तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मगर अब मैं डरने वाली नहीं थी। जज ने जब फैसला सुनाया तो मेरे आंसू बहने लगे। मुस्तफ़ा अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। मेरी बहन को इंसाफ मिल चुका था। चंद दिन बाद बेगम साहिबा ने मुझसे कहा, किरण, अब तुम क्या करोगी? मैं खामोश रही। शब्बीर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से कहा, किरण, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूं। बेगम साहिबा ने हैरानगी से शब्बीर की तरफ देखा। तुम? शब्बीर ने सर झुकाकर कहा, जी बेगम साहिबा, मैं किरण को पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। बेगम साहिबा लम्हा भर के लिए खामोश हो गई, फिर मेरी तरफ देखा। किरण, ये तुम्हारा फैसला है, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मैंने शब्बीर की तरफ देखा, जो सच्चाई और खुलूस से लबरेज आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। मुझे कबूल है। मेरा निकाह शब्बीर से सादगी से कर दिया गया। ये सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगी। बेगम साहिबा ने मुझे गले लगाया और कहा, किरण, मैं तुम्हें हमेशा एक मुलाजमा समझती रही, मगर तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई सबसे बड़ी चीज होती है। शहरयार ने मुस्कुराते हुए हमें मुबारकबाद दी और मैंने पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस किया। मेरी बहन को इंसाफ मिल चुका था, मेरा इंतकाम मुकम्मल हो चुका था और सबसे बढ़कर मुझे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, जिसमें शब्बीर के साथ खुशियों की उम्मीद थी। जिंदगी ने एक पलटा खाया था, जैसे सब कुछ एकदम बदल गया हो। चंद महीने पहले तक मैं किंजा के साथ हर सुबह नौकरी पर जाती थी। मैडम के गुस्से, साहब की सख्ती और गुर्बत के अजाब में जकड़ी हुई थी, मगर अब मैं एक नई जिंदगी में कदम रख रही थी। मेरे निकाह को 2 दिन हो चुके थे। शब्बीर ने हमेशा की तरह सादगी इख्तियार की थी। वो एक नेक दिल इंसान था। उसने मेरे साथ वो इज्जत और मोहब्बत का रवैया अपनाया था जो शायद मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बेगम साहिबा ने निकाह के बाद मुझसे कहा, किरण, मैंने तुम्हें हमेशा एक आम मुलाजमा समझा, मगर तुमने खुद को साबित कर दिया। अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। निकाह के बाद शब्बीर मुझे एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में ले आया, जो उसने अपने बचत के पैसों से किराए पर लिया था। ये जगह बहुत बड़ी नहीं है, शब्बीर ने झिझकते हुए कहा, मगर मैं वादा करता हूं कि जल्द ही बेहतर घर ले लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सादा मगर खुलूस से भरा हुआ इंसान था। शब्बीर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये घर मेरे लिए एक महल जैसा है। कम से कम यहाँ कोई खौफ, कोई धोखा, कोई जुल्म नहीं है। शब्बीर ने मुस्कुराकर मेरे हाथ थाम दिया। किरण, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। ये वो अल्फाज थे जो मेरे दिल को सुकून दे रहे थे। जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मल रास्ते पर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक कमी थी, किंजा की कमी। जब भी मैं तन्हाई में होती, मुझे अपनी बहन की हंसी याद आती, उसके ख्वाब, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें। कभी कभी मैं सोचती कि अगर मैंने उस दिन किंजा को काम पर जाने से रोक दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। कभी कभी मेरे अंदर एक खलिश जागती कि अगर मैं मुस्तफ़ा अहमद के खिलाफ पहले बोल पड़ती तो शायद किंजा की जान बच जाती। शब्बीर ने मेरी आंखों में उदासी देख ली। वो जान गया था कि मैं अभी भी माजी के साए में जी रही थी। किरण, एक दिन उसने नरमी से मेरा हाथ थामा। मुझे पता है कि तुम किंजा को भूल नहीं सकती और तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारी बहन थी और तुमने उसे खो दिया, लेकिन ये मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया। तुमने जो भी किया वो हालात के मुताबिक था। तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी और सबसे बढ़कर तुमने किंजा के मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। मैंने आहिस्ता से सर झुकाया। लेकिन शब्बीर, किंजा चली गई, मैं कुछ नहीं कर सकी। तुमने सब कुछ किया किरण, शब्बीर ने मजबूत लहजे में कहा। तुमने अपने खौफ पर काबू पाया, तुमने अपने हक के लिए लड़ाई की, तुमने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था।
उसकी बातों ने मुझे सुकून दिया। एक दिन मैं और शब्बीर घर में बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शब्बीर ने दरवाजा खोला तो सामने शहरयार खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। शहरयार साहब, आप यहाँ? मैं बस तुमसे और शब्बीर से मिलने आया था। वो अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। कैसे हैं आप? शब्बीर ने पूछा। ठीक हूँ, शहरयार ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। मैं और शब्बीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या बात है शहरयार साहब? मैंने आखिरकार पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। किरण, मुस्तफ़ा अहमद को जेल में 1 हफ्ता हो चुका है और अदालत ने उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी है। वो अब शायद कभी बाहर ना आ सके, लेकिन एक मसला है। मसला? मैंने हैरानी से पूछा। बेगम साहिबा चाहती हैं कि तुम्हारी बहन की याद में एक चैरिटी हाउस बनाया जाए जहां यतीम लड़कियों को तालीम और रिहाइश दी जाए। वो तुमसे चाहती हैं कि तुम उसका इंतजाम संभालो। मैं दम बखुद रह गई। मैं? हाँ, शहरयार ने इस बात में सर हिलाया। बेगम साहिबा को एहसास हो गया है कि जो कुछ हुआ वो गलत था। शायद वो खुद को माफ नहीं कर पा रही, इसीलिए वो चाहती हैं कि किंजा के नाम पर कुछ ऐसा किया जाए जो उसकी रूह को सुकून दे। और वो चाहती हैं कि तुम उस चैरिटी हाउस को संभालो, क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा उसके दर्द को समझ सकती हो। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। क्या ये वाकई मुमकिन था? क्या मैं वाकई कुछ ऐसा कर सकती थी जिससे किंजा का नाम जिंदा रहता? मैंने आहिस्ता से शब्बीर की तरफ देखा, जैसे मशवरा मांग रही हूं। किरण, शब्बीर ने नरमी से कहा, यह एक बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें यह कबूल कर लेना चाहिए। मगर मैं ये सब कैसे संभालूंगी? हम तुम्हारे साथ हैं, शहरयार ने कहा। तुम अकेली नहीं हो, मैं और शब्बीर तुम्हारी मदद करेंगे। बेगम साहिबा तुम्हें सपोर्ट करेंगी। ये चैरिटी हाउस तुम्हारी बहन की याद को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। चंद महीने बाद किंजा चैरिटी होम का इफ्तिताह हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां बेसहारा लड़कियों को पनाह दी जाती, उन्हें तालीम दी जाती, उन्हें माशरे में अपने कदम जमाने का मौका दिया जाता। जब मैंने पहली बार उस चैरिटी हाउस का दरवाजा खोला तो मुझे लगा जैसे किंजा मेरे करीब खड़ी मुस्कुरा रही हो। शहरयार, शब्बीर और बेगम साहिबा मेरे साथ थे और हम सब ने एक साथ दुआ की। मुझे लगा जैसे मेरी बहन को इंसाफ मिल चुका था, न सिर्फ अदालत में बल्कि हकीकत में भी। शब्बीर ने मेरे हाथ थामे। किरण, आज तुम्हारी बहन को सुकून मिल गया होगा। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ शब्बीर, आज किंजा जहां भी होगी खुश होगी। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अंधेरा खत्म हो चुका था और रोशनी की किरण मेरे सामने थी। ये मेरी जीत थी, ये किंजा की जीत थी, ये इंसाफ की जीत थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।